अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम इस क्लास में इंशाल्लाह एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला एमसीक्यूज, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है? पर्सनल कंजम्पशन, सी, जी बिल्कुल कंपोनेंट होता है। आई, इन्वेस्टमेंट, ये भी कंपोनेंट होता है। सब्सिडीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये भी कंपोनेंट होता है। इसका मतलब है तीनों बातें एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया जी बच्चे। फर्स्ट वन एमसीक्यूज के बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड वन एमसीक्यू 6.2। विच वन इज नॉट कंसीडर्ड इन एग्रीगेट डिमांड? कौन सी बात एग्रीगेट डिमांड में कंसीडर नहीं की जाती? ठीक है जी बच्चे। डिमांड फॉर कॉटन, ये गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है ना, इसको तो कंसीडर किया जाता है। डिमांड फॉर सॉल्ट, इसको भी कंसीडर किया जाता है। डिमांड फॉर लेबर, ये तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है, ये तो रिसोर्स की डिमांड है, इसको तो नहीं कंसीडर किया जाता ना। क्लियर है ये बात? नन ऑफ द अबव, ये बात ठीक नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बताएं किसको कंसीडर नहीं किया जाता? जी, एक्सीलेंट, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक हो गया जी बच्चे। चलो जी नेक्स्ट वन। इफ एक्सपोर्ट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए फॉर फॉरेन फर्म्स के लिए, देन एग्रीगेट डिमांड कब? फॉरेन फर्म्स के लिए, बैरून मुमालिक की फर्म्स के लिए अगर एक्सपोर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए तो फिर एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा या फॉल करेगा? जी शाबाश, हमारा एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाएगा? राइज, पहली ऑप्शन राइज एंड शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक हो गया ना, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। कैसे? एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। लेट्स सपोज एग्रीगेट डिमांड, फॉर सिंप्लिसिटी मैं स्ट्रेट लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, ये शिफ्टिंग होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, राइज या इसे राइट वर्ड शिफ्ट कहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। चलो नेक्स्ट वन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच इज नॉट अ कॉज, कौन सी वजह नहीं है इनवर्ड शिफ्ट की एग्रीगेट डिमांड कर्व की? एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर इनवर्ड शिफ्ट करता है तो इनमें से कौन सी वजह इनवर्ड शिफ्ट की नहीं है? अगर कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर दें तो उससे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करता है, फॉल नहीं करता, तो ये वजह तो नहीं है। फर्म्स है वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म, अब क्या हो गया? फर्म ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, फॉल नहीं करेगा। क्या करेगा इस सिचुएशन में भी? राइज, इस सिचुएशन में भी राइज करेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर ऑन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स,
गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाए, इससे भी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, फॉल नहीं करेगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जी बात समझा पाए हो? जी नेक्स्ट वन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग या एक्चुअल इनकम। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इकोनॉमी में वो बेस करते हैं एग्जिस्टिंग या एक्चुअल इनकम पे, रादर देन इफ द इकोनॉमी वाज एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। इकोनॉमी अगर प्रोडक्टिव पोटेंशियल में होगा वो तो पोटेंशियल आउटपुट के बारे में बताएगा, और अगर एक्चुअल पे एग्जिस्टिंग इनकम पे बेस करेगा तो वो किस पे, इफेक्टिव डिमांड। एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना, ये वर्ड देखे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जब हम बात करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स, हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम। ठीक है, आपकी डिमांड बन गई, आपने कंजम्पशन की या नहीं की, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कंजम्पशन की, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, वो डिमांड आपकी कहलाती है इफेक्टिव डिमांड। याद रखिएगा ये, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एक्चुअल इनकम। इस पे आपसे एमसीक्यूज पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाई जा सकती है। क्या होगा, ये ब्लैंक होगी, आपको इसको फिल करना होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये याद रखिएगा बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। which cause a shift in aggregate supply curve to the left. Left means fall करना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या कर जाए, फॉल कर जाए। डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, जी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेबर प्रोडक्टिविटी ऑल ऑफ द अबव देख लीजिएगा, नीचे ऑप्शन में गिवन हो। डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा, ये बात तो ठीक है, यही ऑप्शन हमें ढूंढनी थी। अगर ओवरऑल स्पेंडिंग, इससे तो एग्रीगेट डिमांड कब राइज करता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कब फॉल करता है, एग्रीगेट सप्लाई कब में कोई चेंज नहीं आता। डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगेन ये भी एग्रीगेट डिमांड कब का फॉल। ठीक है जी, ये भी एग्रीगेट डिमांड कब का फॉल शो करवा रहा है। नेक्स्ट वन 6.7, चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाए उससे क्या इफेक्ट होगा। आपको याद है हम जब चैप्टर 6 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व में चेंज आ जाता है। उनमें हमने चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का पॉइंट भी पढ़ा था। ठीक हो गया, चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। तो अब आपको ये पता है कि अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस में चेंज आ जाए तो एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट कर जाता है। याद है ना आपको ये बात? तो अब इसमें से ऑप्शन बताइए। वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई का विल कज नहीं, ये तो वो तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का होता है ना, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। वो तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ले तो कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये बात तो नहीं बताता। पॉजिटिव स्लोप एग्रीगेट सप्लाई का नहीं, वो तो मूवमेंट होगी ना, इसमें होगी शिफ्टिंग। जी सी ऑप्शन। जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गई। 6.7 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वन 6.8 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, अभी हमने डिस्कस किया। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। अच्छा, अब ड्यू टू इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रही होती है, क्यों होता है, इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रही है। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग, नई फर्म्स हैव एबिलिटी टू स्विच रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्शन, नहीं ये बात भी नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ओवर प्रोडक्शन डिसीजन, ये भी बात नहीं है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, दैट इज द पॉइंट। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट वन, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है। और आपको पता है इसमें चेंज बहुत जल्दी नहीं आता,
और जब भी चेंज आएगा वो परमानेंट नेचर का चेंज होगा। याद है ना आपको ये बातें? ये बातें याद रखिएगा, हम रिवीजन कर रहे हैं। रियल नेशनल आउटपुट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, किसके बारे में इंफॉर्मेशन? वाई मैक्स, वाई एट फुल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा, अब अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का वन, ये शिफ्टिंग हो गई, ठीक हो गया ना? राइट मैक्स वन। अच्छा, अब ये शिफ्टिंग किसकी वजह से? हमने पहले कहा ये बहुत जल्दी नहीं होती, और अगर चेंज होगा तो ये परमानेंट नेचर का चेंज होगा। याद है ना आपको ये बात? चलो जी, अब देखें परमानेंट चेंज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, देखेंगे बात अभी हमने डिस्कस की, बिल्कुल ठीक हो गया जी, यही है। चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी वजह से तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब शिफ्ट करता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड कब, और चेंज इन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स जी, वो भी एग्रीगेट डिमांड। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट करता है कब? इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट्स करता है व्हेन, कब? जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स ओवर प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक हो गया, यही ऑप्शन है जी, यही ऑप्शन। वो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड का, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। Let we say this is the long run aggregate supply curve, YMX। अब आप मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इस पॉइंट पे, एक्सीड्स ओवर प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्शन पोटेंशियल ये है, डिमांड एक्चुअली ये है, तो एक्सीड करता है ना, तो तभी क्या हुआ? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक दूसरी डायग्राम बना के भी हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी डायग्राम क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ी थी आइडेंटिकल सिचुएशन, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का। हमने कहा था अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड कब एडी से एडी 1 हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? आउटपुट लेवल ये हो गया y1, प्राइस लेवल p1, जबकि पोटेंशियल तो इतना है, y मैक्स तो इतना है। अब ये एक्सीड नहीं कर गया, ठीक हो गया ना? एग्रीगेट डिमांड एक्सीड ओवर द प्रोडक्टिव पोटेंशियल। सही हो गया, बात समझा पाए हो? एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द प्रोडक्टिव पोटेंशियल। वो क्या आपको पता है हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में क्या होगा जी, क्या होगा इस सिचुएशन में? शाबाश, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल, और ये सिचुएशन हो जाएगी। इससे सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, आउटपुट मैक्सिमम वाई मैक्स तक प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए वही बात। चलिए जी नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन प्रोडक्टिव पोटेंशियल हो, एग्रीगेट डिमांड लेस देन प्रोडक्टिव पोटेंशियल हो, तो अब मुझे बताइएगा कौन सा गैप होगा?
इसे नेगेटिव गैप भी कहते हैं, इसे डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, दोनों नाम इसके लिए बोले जाते हैं। याद है ना आपको, इसको डिफ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। तो यही आंसर है ए ऑप्शन ना। ये पॉजिटिव आउटपुट, क्योंकि पॉजिटिव और इन्फ्लेशनरी एक ही बात होती है। उसके बाद एन आउटपुट गैप इज सेड टू बी इन्फ्लेशनरी गैप। आउटपुट गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे कब? अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स करेगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, इन द शॉर्ट रन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब को देखना होता है ना। अभी हमने डायग्राम बनाई थी, कब कौन सा कंसीडर कर रहे थे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब, और ये था एग्रीगेट डिमांड कब। इस पॉइंट पे हमने कहा था कि ये एग्रीगेट डिमांड है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब ये है। ठीक हो गया, यही एमसीक्यू दोबारा पूछा हुआ एग्जामिनर ने। तो कौन सी ऑप्शन हुई जी? ये एक्सीड्स ओवर एग्रीगेट शॉर्ट रन है, नहीं। एग्रीगेट डिमांड जी बिल्कुल ये है ऑप्शन। एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स लेस, ये बात ठीक नहीं है, लेस देन, ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आपको ऑप्शन एक्सीड्स वाली देखनी थी। अब एक्सीड्स में से भी अब आपने देखा लॉन्ग रन की बात कर रहा है, जो लॉन्ग रन की बात कर रहा है वो ठीक है जी। नेक्स्ट वन 6.13। अच्छा बच्चे, इफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, अगर एग्रीगेट डिमांड में राइज ज्यादा हो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के राइज से, तो अब आप मुझे बताइएगा देन फिर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये डायग्राम बना के बताऊं मैं आपको? जी मैम, डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस प्राइस लेवल अलोंग वाई एक्सिस और आउटपुट लेवल अलोंग एक्स एक्सिस। एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, जिस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब राइज इन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन, तो एग्रीगेट डिमांड कब में राइज ग्रेटर है, हम ये ग्रेटर राइज ले लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड एडी 1, ठीक हो गया। अब सप्लाई में भी राइज है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का राइज सप्लाई के राइज से ज्यादा है। अब ये सिचुएशन हो गई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस सिचुएशन को देखिएगा, आउटपुट लेवल बढ़ गया ना, आउटपुट लेवल इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ प्राइस लेवल भी बढ़ गया, प्राइस लेवल भी बढ़ा, आउटपुट लेवल भी बढ़ा, बट आउटपुट लेवल ज्यादा, ये मोर, और ये चेंज लेस। अब इसमें से जो भी ऑप्शन एग्जामिनर पूछना चाहे वो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये भी राइज हो रहा है और ये भी राइज हो रहा है, याद रखिएगा ये बात। चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, अब आपके सामने है ये सिचुएशन। अगर एग्रीगेट डिमांड का राइज ग्रेटर देन इंक्रीज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, तो प्राइस एंड आउटपुट विल इंक्रीज, बिल्कुल यही ऑप्शन है जी। प्राइस भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। बाकी देख लीजिएगा, ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन आपने सभी ऑप्शन को कंसीडर करना है। प्राइस एंड आउटपुट विल डिक्रीज, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है। प्राइस विल इंक्रीज आउटपुट नहीं, ऐसा भी नहीं है। और प्राइस विल डिक्रीज और आउटपुट विल इंक्रीज, ऐसा भी नहीं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 6.13। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन, if rise in aggregate demand is lesser than increase in short run aggregate supply। ठीक हो गया जी। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस लेवल, आउटपुट लेवल, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। मैं लॉन्ग रन का
कि डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ सिंपली इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है जी। प्राइस लेवल यहां तक हो गया जी। अब क्या है, एग्री इफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड लेस, एग्रीगेट डिमांड कब में राइज हो लेकिन लेस हो। अब एग्रीगेट डिमांड कब राइज किया है लेकिन उसका राइज लेसर देन, अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब राइज करे लेकिन उसका राइज ज्यादा हो। ये हो गया। अब इस सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बचे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। क्या हुआ, आउटपुट लेवल बढ़ा लेकिन प्राइस लेवल डिक्रीज कर गया। प्राइस लेवल डिक्रीज, आउटपुट लेवल इंक्रीज कर गया। प्राइस लेवल डिक्रीज कर गया और आउटपुट लेवल इंक्रीज कर गया। अब आपने इस ऑप्शन को बताना, प्राइस एंड आउटपुट विल इंक्रीज और विल डिक्रीज, ये दोनों ऑप्शन आपने क्रॉस कर दी, ये तो बात ही गलत है। प्राइस तो इंक्रीज करेगी नहीं, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज कर रही है, ये भी बात गलत है। प्राइस डिक्रीज कर रही है, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन ठीक है जी। ठीक हो गया जी बच्चे। चलो जी नेक्स्ट वन 6.15, अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कब इंक्रीज करे सेम प्रोपोर्शन से, ठीक है जी, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करे, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करे। एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस लेवल, आउटपुट लेवल, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, आउटपुट लेवल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा अब सिचुएशन क्या है, दोनों में चेंज इक्वल प्रोपोर्शन से है। एग्रीगेट डिमांड कब AD1 इंक्रीज और साथ ही साथ सप्लाई में चेंज सेम प्रोपोर्शन से, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का 1। अच्छा आप सिचुएशन देखिएगा, सिचुएशन क्या हुई, प्राइस में चेंज कोई नहीं आया बट आउटपुट इंक्रीज कर गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है। ठीक हो गया जी बच्चे। क्या हुआ, प्राइस में चेंज नहीं आया और आउटपुट लेवल इंक्रीज कर गया। तो कौन सी ऑप्शन, नो चेंज इन, नो चेंज इन प्राइस लेवल एंड फॉल इन आउटपुट। फॉल तो नहीं हो रहा, फॉल तो तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई का, इफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ऑप्शन ये होनी चाहिए नो चेंज, ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है अभी देख लें, नो चेंज इन, क्योंकि इसमें देखिए ये भी राइज हो रहा है और ये भी राइज हो रहा है। ठीक है जी। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज ना हो बट इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट इंक्रीज कर जाए। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पहले भी मेंशन करवाया, ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने डायग्राम भी बनाया जी। इसके बाद बच्चे 6.16 MCQs हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, डिस्कस करें। अच्छा जी बच्चे, अब पॉजिटिव आउटपुट गैप देखें दोबारा, MCQs वही पॉजिटिव आउटपुट गैप। पॉजिटिव आउटपुट गैप क्या होगा, पॉजिटिव आउटपुट गैप इन्फ्लेशनरी गैप को कहते हैं ना, और इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा प्राइस लेवल। बिल्कुल ठीक हो गया, अभी डायग्राम बना के हमने समझा दिया इसको। 6.17, which one can be responsible factor of an inflationary gap, इनमें से कौन सा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशनरी गैप का। हाउस होल्ड की कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स, याद है ना, तो एग्रीगेट डिमांड तो प्राइस करेगी, भी हो सकती है ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगी, भी हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स कर रही है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़े, ये भी एक्सीड्स कर रही है, तो इनमें से किसी भी रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स कर जाएगी, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट अ वर्केबल स्टेप टू ओवरकम एन इन्फ्लेशनरी गैप। एक वर्केबल स्टेप नहीं है ताकि ओवरकम किया जा सके, किसको ओवरकम किया जा सके, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, नहीं, एक अच्छा इकदाम नहीं है। राइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी और इन्फ्लेशनरी गैप है, प्राइस लेवल तो मजीद बढ़ेगा। तो ये ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है, नहीं है, वो यही तो पूछ रहा था, नॉट। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक नहीं। सही हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद 6.1, इन्फ्लेशनरी गैप डिपिक्ट करता है इकोनॉमी इज इन। इकोनॉमी किस पे है, इन्फ्लेशनरी गैप पीक पे है। हमने पढ़ा है बूम में कौन सा ट्रेंड होता है, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी ट्रेंड होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है। याद रखनी है बात, कौन सा ट्रेंड होता है, इन्फ्लेशनरी। उसके बाद राइज इन मिनिमम वेज इज अ वर्केबल स्टेप टू। मिनिमम वेज लेवल को जब बढ़ाया जाता है, तो मिनिमम वेज रेट जब बढ़ता है या वेज लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है। अब देखिए जरा, मैं आपके सामने इस सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ। एक्स एक्सिस origin point, y axis के along price level और रियल नेशनल आउटपुट। अच्छा जी बच्चे, ये कब है, एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर वेज बढ़ेगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब राइज करेगा या फॉल करेगा, फॉल करेगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, आउटपुट लेवल मजीद कम हो जाएगा तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा ना, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, तो ये डिफ्लेशनरी गैप मजीद बढ़ नहीं गया, पहले इतना था अब हो गया। तो वर्केबल स्टेप टू कौन सा गैप क्रिएट करता है, डिफ्लेशनरी गैप। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, आपने लॉजिकली अच्छे तरीके से चीजों को समझना भी है। अच्छा बच्चे, 6.21, अगला, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, नहीं यही होता है, नहीं। मार्केट सप्लाई कर्व, नहीं। embodied the same logic led behind an individual firm supply कर्व, नहीं। इनमें से कोई भी लॉजिक ठीक नहीं है, नन ऑफ द अबव। इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है कि इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो, बजट डेफिसिट हो, नहीं। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्या हो, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अभी हमने डायग्राम बना के समझा था ना ये वाला कब, ये देखिएगा, ये इन्फ्लेशनरी गैप, ये भी हमने बात समझी थी, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इस पॉइंट, इस पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम ये आउटपुट था, अब एग्रीगेट डिमांड का राइज कर गया तो इस पॉइंट पे पहुंच गए थे हम, ठीक हो गया। ये बात क्लियर हो गई 6.22। उसके बाद 6.23,